Hello everyone, welcome back to another brand new lecture of CACET Business Communication. I hope आप लोग आज भी उतने ही energized हो, उतने ही motivated हो to devote another 1 hour 15 minutes to me with all the attention that you have, ताकि जैसे कल आपको चीज़ें अच्छे से learn हो गई थी, आज भी आपको चीज़ें अच्छे से learn हो जाए, है ना। तो मैंने कल आप लोग को बोला था कि कल जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको रिवाइज करके आनी है, उसके लिए सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। और कल तो हमने बैरली कुछ पढ़ा यार, सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़े क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी टाइम चला गया था। बट आज हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, आज से मतलब हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि आप रोज़ रोज़ तो इंट्रोडक्शन देने का कोई पॉइंट है नहीं। सो आई होप यू रिवाइज्ड इट। अगर आप रिवाइज नहीं किया है आपने तो आई स्टिल रिकमेंड यू टू पॉज दिस लेक्चर, बुक खोलो, रिवाइज करो, फिर ये लेक्चर ज्वाइन करो। बट अगर आप फिर भी प्रोसीड करते हो बिना रिवाइज किए तो आप अपना ही गड्ढा खोदते जा रहे हो और ये गड्ढा सिर्फ बड़ा होते जाएगा एंड फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी। ओके सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बट कल के लेक्चर में आप लोग को मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि आप लोग को अगर कोई भी डाउट आता है, आप लोग को अगर मुझसे रीच आउट करना है, जैसे लाइव क्लास में तो ऐसा होता है कि आप तुरंत हैंड्स रेस करके पूछ रहे थे कि मैडम मुझे ये चीज़ नहीं समझी है, मैडम मुझे ये चीज़ समझ गई, तो आप डाउट्स पूछ लेते हो। बट अभी यहाँ पे वर्चुअल क्लासेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आई एम गिविंग यू 2 मीडियम्स वाया विच यू कैन आस्क मी एनीथिंग। यू कैन ईमेल मी एट ca.divyavaswani@gmail.com या फिर यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी एट 7620582759 7620582759। ये आप पॉज करके अपने कॉन्टैक्ट में मेरा ईमेल आईडी और नंबर सेव कर लीजिए। एंड आपको अगर कुछ भी डाउट आता है, भले वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो या फिर वो कुछ भी आपको अप्रोच रिलेटेड हो, आपको कोई बेसिक डाउट है कि मैडम इसको कैसे पढूं, उसको कैसे पढूं, या कुछ कंटेंट रिलेटेड डाउट हो, आप मुझे बिंदास रीच कर सकते हो उस नंबर पे एंड आई विल गाइड यू। बट हाँ, ऑब्वियसली कॉल आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, आपको वेट करना है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एज फास्ट एज आई कैन ऑन व्हाट्सएप। बट ऐसा नहीं हो सकता आपने अभी मैसेज किया और मैंने आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया। इट टेक्स टाइम एंड जैसे ही आपको डाउट आता है, आफ्टर एवरी लेक्चर यू हैव टू कीप नोटिंग डाउन योर डाउट्स एंड आफ्टर एवरी लेक्चर आपको तुरंत मेरे को व्हाट्सएप कर देना है कि मैम मुझे ये डाउट्स है, या ईमेल कर देना अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहे, या SMS करना है, जो भी मीडियम आपको चूज़ करना है। और बहुत कुछ हो गया तो फिर आपको मुझे कॉल करना है, ठीक है। सो ये तो था, मैं आपको कल बताना भूल गई थी ये चीज़। तो अभी वील बिगिन विथ हम चैप्टर 4 स्टार्ट किया था हमने कल, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने बोला कल हमने पहले एक सब हेडिंग रिवाइज की थी, जैसे ही उसका एक्सप्लेनेशन खत्म किया था, फिर क्लास खत्म हुई थी, फिर हमने वापस से पूरा रिवाइज किया था और थर्ड रिविजन आई होप आप करके आए होंगे अभी। और अगर आपने किया है तो ये आपके लिए 4th रिविजन है। तो हम कल का लेक्चर फट से रिवाइज करेंगे, इट ओनली टेक 2 मिनट्स एंड देन वील मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक। ओके सो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मैडम कम्युनिकेशन आया है कम्युनिकेट से, कम्युनिकेट आया एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मीन्स टू शेयर, शेयर क्या करना है, फैक्ट, आइडिया, फीलिंग्स और ओपिनियन। और 4 डेफिनेशंस दी थी जिसका हमने बहुत वाहियात लॉजिक लगाया था लर्न करने के लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मेंशन किया है तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हुड़ दबंग दबंग, हुड़ दबंग दबंग हडसन। 1 पर्सन टू अनदर पर्सन मतलब 2 लोग इन्वॉल्व है, मतलब कून्स और डेनिल। फैक्ट, आइडिया, फीलिंग्स और इमोशंस, हमारा बिगेस्ट इमोशन चाइल्डहुड का था टॉम एंड जेरी, तो मतलब जॉर्ज टेरी। सम ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स एलन लुइस, ठीक है। ऐसे करके हमने किया था। वेबस्टर डिक्शनरी में भी एक डेफिनेशन बताई थी और बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी थी हमें स्कॉट जी ने। फिर हमने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इट्स अ 2-वे प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड इट्स नॉट जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज बट ऑल्सो इमोशंस एंड फीलिंग्स एज वेल। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्यों थी? क्योंकि इंक्रीज इन साइज हो गया, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन हो गया, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हो गया, ह्यूमन रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस एंड पर्सनल एसेट। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इतना सा ही हमने पढ़ा था और कुछ 10-12 बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, वो हम लास्ट में देखेंगे एज इट इज, जैसे हम उसको केटर करते हैं। अब आई होप इतना सा तो 2 मिनट लगा रिवाइज करने को, आपको मैक्स टू मैक्स 5 या 10 मिनट्स लगे थे। अगर आप इतना अपने करियर को डिवोट नहीं कर सकते तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ओके तो अब हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस से। कम्युनिकेशन प्रोसेस हम बहुत ही फन वे में लर्न करेंगे। पहले मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में इसको समझाऊंगी, फिर विल कम बैक टू दिस कंटेंट एंड विल रिलेट टू इट। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस,
अब ऐसा होता है ना कि कोई भी हम एग्जाम क्लियर करते हैं, बीट हम 10th के बोर्ड्स क्लियर कर ले या 12th के बोर्ड्स क्लियर कर ले, या तुम अभी CSET का पेपर दे दोगे, क्लियर क्या पेपर हो गए, मतलब पढ़ाई का झंझट खत्म हो गया, तो हर बच्चे को जाना होता है गोवा। मतलब हर तुम लोग का ऐसा रहता होगा ना हर बच्चे का कि भैया एक बार तो मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रिप जाऊंगा गोवा, मतलब चाहे जो हो जाए मैंने मम्मी पापा को मना के ही रखना है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एक आइडिया आता है तुम्हारे दिमाग में कि भैया अब गोवा जाना है, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैं बहुत थक गया हूँ मम्मी, मेरे को गोवा जाना है। ये तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया। अभी आइडिया तुम सोचते हो कि बताएंगे कैसे मम्मी को। अब कैसे भी बता सकते हो ना मम्मी को, नॉर्मली डिनर टेबल पे बता सकते हो, मम्मी पापा को भी तो बताना है, पापा को भी तो बताना है। तो या तो तुम डिनर टेबल पे बता सकते हो, या तुम आजकल तो तुम व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो। तो तुम सोचते हो कि कैसे बताऊंगा, अगर मैं व्हाट्सएप से सामने बताऊंगा तो शायद मुझे चप्पल जूते भी पड़ जाएं फालतू के, तो रिस्क नहीं लेते ना, जब व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप से बता देंगे। तो तुमने डिसाइड किया कि मैं इसको व्हाट्सएप पे मम्मी को एक प्यारा सा क्यूट सा मैसेज भेजूंगा विद लॉट्स ऑफ इमोजीज, और मैं उसको भेज दूंगा। तो तुम उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हो कि मम्मी हम लोगों को ना एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ऐसा सोच रहे थे कि ना वो चिंटू भी जा रहा था, पिंकी भी जा रही थी, बबलू भी जा रहा है, तो मेरे को भी गोवा जाने का है। तो आप मम्मी को बता देते हो, मम्मी को आपने मैसेज कन्वे कर दिया व्हाट्सएप से, और फिर आप ऐसे धक 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 कि कब लूटेक आएगा, कब मम्मी मैसेज पढ़ेगी तो क्या करेगी। और मम्मी लोग तो इतना स्लो मैसेज करते कि उनको ओके रिप्लाई करने में भी 10 मिनट लग जाते हैं, राइट। तो आपका दिल में धड़कन बढ़ती जा रही है कि यार अभी कैसे होगा, यार मैं कैसे करूँगा, यार मम्मी ने मना कर दिया तो, यार ये कर दिया तो। एंड फाइनली ब्लू टिक आ जाता है, ब्लू टिक आ गया मतलब मम्मी को मैसेज रिसीव हो गया। अब मम्मी लोग कैसा, मम्मी लोग का अपन गोवा बोलते ना तो उनको जगह नहीं लगती वो गोवा, कि भैया गोवा जाना है लड़के को मेरे या लड़की को मेरे गोवा, उनको ऐसा लगता नहीं इसको पार्टी करने जाना है, इसको अल्कोहल पीने जाना है, इसको ड्रग्स लेने जाना है, इसको क्लबिंग करने जाना है, इसको दुनिया का हर गलत काम करने जाना है गोवा, इसको सिर्फ मस्ती करने तो नहीं जाना है। तो ये उनके नोशंस हो जाते हैं, वो उस मैसेज को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। फिर उसके बाद मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है मैं पापा से पूछ के बताऊंगी। मम्मी लोग का दिल थोड़ा सा नरम होता है ना। फिर पापा डिसाइड करते हैं कि भैया या तो तुम जाओगे गोवा या तो तुम घर पे खाओगे पोहा। तो बहुत ही वाहियात आई नो, बट ठीक है। अब ये स्टोरी क्या मैंने टाइम पास के लिए बताई क्या तुमको कि हाँ मैडम लेक्चर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैम आज गोवा के मूड में होंगी तो मैम ने गोवा की स्टोरी बता दी होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बिल्कुल दूर नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक स्टोरी फॉर्म में बताया ताकि अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन याद आए तो आपको गोवा की स्टोरी याद करनी है। गोवा की स्टोरी क्या थी कि आपका CSET का पेपर हो गया, आप बोले कि आपको गोवा जाना है, फिर आप डिसाइड करते हो कि व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है फ्रेंड्स का कि गोवा नवंबर 2020, दिसंबर 2020, 21 जो भी साल में आपको जाना है। फिर आप डिसाइड करते कि मम्मी पापा को कैसे बताएंगे, तो मम्मी पापा को आप डिसाइड करते हो व्हाट्सएप से बताएंगे। फिर आप व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते हो, फिर मम्मी उसको पढ़ती है, फिर मम्मी अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाती है कि इसको गोवा क्यों जाना होगा। फिर आपको मिलता है हाँ या ना, आप गोवा जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। ठीक है, अब ये स्टोरी को हम रिलेट करेंगे थियोरी से। ठीक है, बहुत इजीली फट से हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब कम्युनिकेशन, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे एक इंसान से दूसरे इंसान तक। तो फर्स्ट इज डेवलप एन आइडिया, इट इज़ एन आइडिया और थॉट विच द सेंडर विशेस टू ट्रांसमिट। जैसे आपके केस में था, आपने बोला कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मेरे को रिलैक्स करने के लिए गोवा जाना है। सो दिस इज अ डेवलप एन आइडिया। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। नेक्स्ट एनकोड। एनकोड में आप डिटरमाइन करते हो, डिटरमाइंस द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। आप डिसाइड करते हो कि भैया मैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताऊंगा, मेरे को बिल्कुल अपने को बिल्कुल रिक्स नहीं लेना, बिल्कुल रिक्स नहीं लेना अपने को कि जूते चप्पल खा जाएंगे अपन, तो अपन व्हाट्सएप के थ्रू बताते हैं। और आप डिटरमाइन करते हो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज व्हाट्सएप। कैसे बताएंगे? ट्रांसमिट। अब आप ट्रांसमिट करने के लिए आपने मेथड बहुत अच्छे से सोचना कि हाँ व्हाट्सएप पे जूते चप्पल नहीं खाने। केयरफुल टाइमिंग एंड फ्री ऑफ बैरियर्स वाले मेथड से आप उसको ट्रांसमिट करोगे। केयरफुल टाइमिंग मतलब अभी सुबह तुमने बिस्तर उठाया नहीं, सुबह तुम उठो 1 बजे महाराजा सामान, और उस दिन तुम मम्मी को व्हाट्सएप करोगे मम्मी को गोवा जाना है, तो ये टाइमिंग राइट है क्या? ऑब्वियसली तो बुलशिट टाइमिंग टू कन्वे कि मेरे को गोवा जाना है। मम्मी बोलेगी चुपचाप घर पे बैठ जा, पोहा भी नहीं मिलेगा तेरे को। तो केयरफुल टाइमिंग और फ्री ऑफ बैरियर्स, आपको ऐसा मेथड चूज करना है जहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। हाँ, अगर आप फेस टू फेस बताते हो तो आपकी जो छोटी बहन है या भाई बहन है वो जेलस हो गया आपसे एंड उसने अंगार लगा दी कि नहीं मम्मी गोवा में तो ऐसा होता है, नहीं मम्मी गोवा में तो वैसा होता है,
तो आपका पूरा प्लान कैंसिल। तो आपने इसीलिए मेथड ऐसा चूज़ किया कि मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगी, ना छोटा भाई बहन रहेगा, ना कोई जूते चप्पल खाने का रिस्क रहेगा, ना टाइमिंग भी बराबर रहेगा। मैं एकदम मम्मी के मूड में, मम्मी के हाथ में जब चाय का कप होगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपने ट्रांसमिट कर दिया। रिसीव, मम्मी ने मैसेज रिसीव कर दिया, ब्लू टिक आ गया, बहुत क्लियर रिसेप्शन हो गया है मैसेज का। अगर आप यही इसको फेस टू फेस बताते तो आपको मेक श्योर करना कि मम्मी आपकी बातें अच्छे से सुन के समझ रही है, ना कि वो अपना कैंडी क्रश खेल रही है और आपकी बातें सुन रही है और उन्हें आधी बातें आपकी ध्यान से सुनी भी नहीं। तो दैट इज, उन्होंने मैसेज रिसीव किया, उनको क्लियरली मैसेज रिसीव हुआ क्या। डी कोड, the sender wants the receiver to understand the message exactly as intended। जैसे मैंने बोला कि आपका इंटेंशन था कि मम्मी मेरे को गोवा जाना है, मेरे को सिर्फ बीच पे चिल करना है, मैं रिलैक्स करके थोड़ा बहुत बॉल वॉल से खेल के आ जाऊंगा वापस, बट मम्मी ने तो ऐसे उसको एनकोड किया मैसेज को कि भैया इसको जाना है ड्रग्स करने, इसको जाना है पार्टी करने, इसको जाना है अल्कोहल लेने। तो मम्मी ने उसको बराबर से डिकोड किया क्या मैसेज को। फीडबैक, फीडबैक इज रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू सेंडर्स मैसेज, या तो आप गोवा जा पाओगे या तो आप घर पे पोहा खाओगे, ठीक है। लास्ट इज नॉइज। नॉइज इज नॉट अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज अ कम्युनिकेशन फेलियर, इट इज अ कम्युनिकेशन बैरियर। तो ये पर्टिकुलरली 6 स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप एन आइडिया कि हमको गोवा जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। सेकंड इज टू एनकोड, एनकोड में आप डिसाइड करते हो कि मैसेज कैसे ट्रांसमिट करना है। नेक्स्ट इज टू ट्रांसमिट कि आपने जो चैनल चुना, आपने वो चैनल में बराबर टाइमिंग वाइमिंग देख के, बैरियर्स हटा के वो मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया। फोर्थ, इस सेंडर को, रिसीवर को मैसेज रिसीव हो गया है बराबर से। फिफ्थ इज डीकोड कि क्या रिसीवर ने आपका मैसेज उसी सेंस में लिया है जिस सेंस में आप उसको बताना चाहते थे। सिक्स इज फीडबैक, रिसीवर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। बहुत ही सिंपल हो गया ये इस स्टोरी से। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हम क्विकली रिवाइज करेंगे, आई होप आपको समझ गया हो। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, डेवलप एन आइडिया, ट्रांसमिट, डेवलप एन आइडिया, एनकोड, ट्रांसमिट, डेवलप एन आइडिया, एनकोड, ट्रांसमिट, रिसीव, डीकोड, फीडबैक। डेवलप एन आइडिया, एनकोड, ट्रांसमिट, रिसीव, डीकोड, फीडबैक। Please repeat with me, develop an idea, encode, transmit, receive, decode and feedback। ऐसे करके आपका पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया कि हाँ आपने आइडिया डेवलप किया, उसको एनकोड किया, उसको ट्रांसमिट किया, सामने वाले ने रिसीव किया, उसने उसको डीकोड किया और फिर आपको फीडबैक दिया, ठीक है। दिस इज बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है, तो अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस, डेवलप एन आइडिया, एनकोड, ट्रांसमिट, रिसीव, डीकोड एंड फीडबैक। दिस इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसकी आपको हेडिंग्स याद रखनी है और जिसका आपको मीनिंग समझना है, ठीक है। ये टॉपिक हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स मतलब एक, अगर आपको इफेक्टिवली चीज़ें कम्युनिकेट करनी है तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, मतलब कम्युनिकेशन बराबर हो। तो इसके लिए 7 C's, प्रिंसिपल ऑफ 7 C's बोला जाता है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विच इज क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस एंड कंसिडरेशन। अगेन, क्लैरिटी, completeness, conciseness, correctness, courtesy, concreteness and consideration। अब ये थोड़ा सा बहुत सारा सी हो गया, तो अभी इसको भी याद करने के लिए हम बहुत सिंपल सा एक लॉजिक्स यूज़ करेंगे, विच इज़ लव कन्फेशन। लव कन्फेशन क्या होता है, ये होता है लव कन्फेशन। लव कन्फेशन मतलब भैया दिल में आ गई है फीलिंग किसी के लिए, अभी उसको बताना है, तो फीलिंग कैसे बताएंगे, तो उसको हम ध्यान में रख के ये सारे 7 C's पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट्स दिए है, पिक आउट ब्रीफ एक्वेंटेड वर्ड्स, कॉन्वर्जेशनल वर्ड्स रादर देन फ्रेजेस शुड बी। क्लैरिटी मतलब आपको जो बोलना है भैया क्लियर बोल के खत्म कर दे। तेरे को दिल में मेरे लिए फीलिंग आ रहा है ना, तो तू क्लियर उसको सीधा बोल दे कि बॉस आई लव यू। अब तू उसको बोलेगा कि बागों में बहार है, हमको तुमसे प्यार है, और तू अलग अलग आप उसको स्टोरीज में उसको कन्वर्ट करोगे, तो ये इतना बोले कि टाइम पास मत कर, तेरे को क्या बोलना है, सीधा मुद्दे की बात पे आ।
या अगर आप उसको लिख के भेज रहे हो मैसेज तो आपका ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बराबर है क्या? आप उसको लिख रहे हो माँ रूल्स माँ लाइफ, वो बोलेगी माँ तू अपने पास ही रख, आई डोंट वांट अ गाय जिसको एक बेसिक तरीके से लिखना भी नहीं आता। तो आपका ग्रामर बराबर है कि अगर आप उसको व्हाट्सएप मैसेज पे कन्वे कर रहे हो तो आप टेकी वर्ड यूज कर रहे हो कि आप आई लव यू भेजने की जगह उसको TMO वगैरह तो नहीं बोल दे रहे हो जो उसको समझ से, क्या TMO, व्हाट इज TMO। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर मैसेज। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या बोलते हैं कि भैया सीधे सीधे मुद्दे की बात पे छोटे शब्दों में बात कर, फालतू के ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स मत यूज़ कर, ज़्यादा शेरो शायरी मत यूज़ कर, और अगर तू लिख के बोल रहा है तो अपना ग्रामर सही रख। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस क्यों होना चाहिए कि आपने बोला कि आई लव यू प्रिया, आई लव यू प्रिया, तो अब प्रिया तो दो प्रिया है, प्रिया सिंह भी है, प्रिया अग्रवाल भी है। अब तुम उसको पूरा बोलो ना कि आई लव यू प्रिया सिंह या प्रिया अग्रवाल, या फिर तुमने उसको सिर्फ आई लव यू बोल दिया और उसने समझ लिया कि हाँ हाँ भाई समानी बोल रहा होगा, मेरे बड़े भाई या समानी ये तो है ये, तो क्यों फालतू का उसको एम्बिग्विटी के लिए क्लियर करना ना। इसलिए उसको सीधा बोला आई लव यू बट नॉट जस्ट एज अ ब्रदर और एज अ फ्रेंड, इट्स लाइक लव 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 वाला लव। ठीक है, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड एनहांसेस रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कॉस्ट सेविंग, नो एडिशनल कॉस्ट इज। अब तुम अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वापस से तुमसे पूछेगा अरे तुमने पूरी इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं। ऑन दी अदर हैंड अगर एक बिजनेस पॉइंट से हम बात करें तो तुमने उसको सब लिख दिया कि अरे तुझे 25 पेज की रिपोर्ट भेजनी है, 25 पेज की रिपोर्ट में बराबर से ग्रामर्स वगैरह होना चाहिए, ये रिपोर्ट इस बंदे को जाएगी, ये रिपोर्ट इस दिन तक तैयार करनी है और इस टाइम पे भेजनी है, इस ईमेल आईडी पे भेजनी है। तुमने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो उसके पास टाइम, मतलब वो तुमको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना कि भैया कौन सी, अरे तुमने मेंशन कर दिया कौन सी ईमेल पे भेजना है। तो इसीलिए कॉस्ट भी बचता है और सामने वाले को एडिशनल रिसोर्सेज नहीं खर्चा करने पड़ेंगे अपने। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंसाइसनेस। कंसाइज मतलब जितना कम वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो ना, जितना कंसाइज कर सकते हो मैसेज को, जितना छोटा कर सकते हो मैसेज को, उसके लिए इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है, मेन मैसेज बच जाता है। अब इसको अगर हम लव कन्फेशन से रिलेट करें तो तुम उससे बोले कि लिसन अपन मिलते हैं यहाँ पे कॉफ़ी पे एंड मेरे को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो वो आ गई कॉफ़ी पे तुमसे मिलने, तुम आई और तुम बात कर रहे हो उससे, तुमको बहुत डर लग रहा है तो तुम उसको ड्रैग कर दे रहे हो टॉपिक को, तुम बोल रहे हो कि यार आज का ना बहुत मौसम बहुत ऐसा है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, 23 डिग्रीज टेम्परेचर है, रेन स्टॉर्म आने का है, तेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, तूने कहाँ से ड्रेस ली, तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, कौन सा कलर है, ब्ला 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 ब्ला। तो बोलेंगे तूने मेरे को टाइम पास करने के लिए यहाँ पे बुलाया क्या, फालतू का तूने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, और वो उठ के भाग जाएगी। इसीलिए यू हैव टू जस्ट कम, एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज और उसको सीधा सीधा बोलना है कि बॉस अपने को दिल में तेरे फीलिंग आ गई है, ऐसा ऐसा काम है, तो इससे टाइम बचेगा और इससे मोर अपीलिंग लगता है कि हाँ बंदे में गट्स है, उसने डायरेक्टली आके बोल दिया ये मैटर। Principle of concreteness, it is supported with specific facts and figures, build the reputation and it is not misrepresented, misinterpreted. So अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट से बात करें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर आप बोलोगे कि या हमारा ना अभी बहुत प्रॉफिट हो गया, हमारा बहुत प्रॉफिट हो गया इस साल में, हम एकदम रईस हो गया है, तो शेयर होल्डर्स बोलेंगे बहुत प्रॉफिट क्या होता है, आप हमको प्रॉपरली बताओ ना क्या प्रॉफिट हुआ है, हमारा 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आप अगर फैक्ट एंड फिगर्स में लिखते हैं कि डियर शेयर होल्डर्स वी हैव it is to tell you that we have earned a profit of 150 crores in the previous financial year and we are extremely delighted to share this news with you. तो शेयर होल्डर्स को भी थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, रेपुटेशन बढ़ती है और कोई मिस इंटरप्रिटेशन होने का कोई चांस नहीं बचता है। अब इसको हम लव कन्फेशन से कैसे रिलेट करेंगे, कॉन्क्रीटनेस। अब उसको लगेगा कि तुमने उसको चलो बोल दिया, तुमने कंसाइसली भी बोल दिया, तुमने बिना टाइम वेस्ट किए उसको बोल दिया आई लव यू, और फिर उसके बाद वो बोलेगी यार मतलब कहाँ से आई लव यू, कैसा आई लव यू हो गया इसको, ये तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बोल रहा होगा, ये तो फ्लिंग कर रहा होगा, 100 लड़कियों का आई लव यू बोलता फिरता होगा। बट अगर तुम उसको ऐसा बोलते हो कि सुनना यार तूने ना मेरी CSET में बहुत हेल्प की थी, फिर मेरे घर वालों को भी ये दिक्कत हो गई थी, तूने उसमें भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया था इमोशनली, और तूने ये किया था, तूने वो किया था, तो तुमने अपने उसको बता दिया कि ये सब करने के कारण मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स आ गई, तो उसको थोड़ा सा बिलीवेबल लगेगा कि हाँ ये सबको नहीं बोलता, ये तो मैंने ही किया था, तो ये मेरे लिए आई लव यू बोल रहा है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, जहाँ पे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करते हो।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कर्टेसी. कर्टेसी इज यू हैव टू रिस्पेक्ट द रिसीवर. अब लव कन्फेशंस को ए सुनना रे, मैं बहुत मेरे को आई लव यू बोलना था तेरे को, अब तू जा भाड़ में जा. अरे तो ऐसा तो उसको बोल दोगे तो फिर वो तो मतलब देयर इज नो स्कोप कि तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो तुमको हाँ बोलेगी वो. तो और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम शेयर होल्डर्स को ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ए सुन अपना ना इतना इतना प्रॉफिट हो ले रहा है, तेरे को बैठना है तो बैठ, नहीं तो अपने शेयर्स विड्रॉ कर, ऐसे नहीं करते ना. यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर रिसीवर एंड दैट्स हाउ यू कम्युनिकेट. प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस. द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड. आप एकदम करेक्ट मैसेज बोल रहे हो. जैसे मैंने बोला कि आई लव यू अंकिता, वो अंकिता सिंह है, तुमने उसको अंकिता सिंह की जगह अंकिता अग्रवाल बोल दिया, तो बेटा वो बोलेगी तेरे को मेरा नाम भी नहीं पता, काय का आई लव यू, तू निकल अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से. और एग्जैक्ट, करेक्ट और वेल टाइम. आप जो मैसेजेस शेयर होल्डर को कम्युनिकेट कर रहे हो वो एकदम सही होना चाहिए, सही टाइमिंग पे होना चाहिए. या अगर आपको कोई ईमेल भेजने बोला गया है तो आपको उसको प्रॉपर टाइम पे कम्युनिकेट करना है. ठीक है. नेक्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर्स. कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर इज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स. ऑडियंस की व्यू पॉइंट वगैरह का आपको देखना है और एम्पथाइज करना है आपको ऑडियंस से. अब एम्पथाइज करना और व्यू पॉइंट रखना क्या होता है, जैसे सपोज आपको उसको कन्फेस करनी थी अपनी फीलिंग्स, बट यार वो सुबह ही उसका रिजल्ट आया और वो फेल हो गई. अभी वो फेल हो गई और वो फेल होने के तूने आधे घंटे बाद उसको एकदम एक्साइटेडली बोल दिया कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू, तो क्या वो हाँ बोलेगी? शी इज इन राइट स्टेट क्या? या फिर मे बी शी इज लॉस्ट अ वेरी क्लोज वन इन अ फैमिली, किसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई और तब तू उसको कॉल करके आई लव यू बोल रहे हो, तो फिर वो मतलब इट डजन क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन. उसको ऐसा लगेगा कि इसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, इसको कोई कंसिडरेशन ही नहीं है. सो यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट इन बिजनेस कम्युनिकेशंस एज वेल, कि आप जैसे बोल रहे हो तो सामने वाला उस मैसेज को कैसे परसीव करेगा, क्या सामने वाला उस मैसेज को राइट स्टेट में है वो मैसेज लेने के लिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ठीक है. तो ये थे 7 C's, वेरी सिंपल 7 C's, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's थे. क्लैरिटी होना चाहिए मैसेज में, कंप्लीटनेस होना चाहिए मैसेज में, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन ऑफ रिसीवर एंड कर्टेसी टुवर्ड्स रिसीवर. सीक्वेंस रियली डजेंट मैटर, आप कोई भी सीक्वेंस में उसको लर्न कर सकते हो. जो सीक्वेंस आपके फ्लो में बैठ रही है आप वो सीक्वेंस में उसको लर्न करो. आपको सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है, मीनिंग मैंने आपको समझाया. ये लव कन्फेशन से आपको रिलेट कर करके, लव कन्फेशन और बिजनेस को रिलेट करके आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन याद करना है. तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या थे? 7 C's थे. 7 C's क्या है? क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, courtesy, consideration and conciseness. ये थे 7 C's. Please repeat with me once again. Clarity, completeness, concreteness, correctness, conciseness, consideration and courtesy. ये 7 C's थे जो कि बहुत ज़रूरी है इफेक्टिवली अगर आपको कम्युनिकेट करना है उस चीज़ के लिए. तो इसके बाद ये प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. इसके बाद भी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस मेंशन कर दिए कि ये गाइडलाइंस होनी चाहिए आपको, मतलब ये प्रिंसिपल्स तो फॉलो करने ही है, उसके अलावा भी उन्होंने कुछ टिप्स दिए, कुछ गाइडलाइंस दिए कि आपको ये भी ध्यान में रखना है. ध्यान में क्या रखना है? चूज द राइट मीन्स मीडियम. इसको दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, बट आई विल एक्सप्लेन यू ब्रीफली. हम एकदम डिटेल में इसको नहीं जाएंगे. चूज द राइट मीन्स एंड मोड. अगर आपको राइट मीन्स, जैसे हमने बोला कि हमने व्हाट्सएप चूज़ किया था मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए क्योंकि हमको लगा कि सामने वो पड़ जाएगी, डांट पड़ जाएगी. या अगर आपको किसी को यूएस में कम्युनिकेट करके तो आप यहाँ से ये भाव यहाँ से सुनो, डियर शेयर होल्डर्स प्लीज, नो दैट्स नॉट हाउ यू कम्युनिकेट. यू राइट अ प्रॉपर नोट, यू राइट अ प्रॉपर ईमेल एंड यू कम्युनिकेट वाया दैट मीडियम और यू कॉल देम. तो आपको डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, आपको सर्कमस्टांसिस का भी ध्यान रखना है, आपको रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है. या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है. कॉन्फिडेंशियल मतलब जो सीक्रेट रखना पड़ता है, जो सबको नहीं बताई जा सकती. तो आप एजीएम में आके बोल दोगे क्या डायरेक्टली? नहीं, यू विल कीप इट इन अ सील्ड एनवलप. आप उसको अच्छे से पोस्ट करोगे रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एंड वैसे आप उसको कम्युनिकेट करोगे. नेक्स्ट इज ओन योर मैसेज. ओन योर मैसेज इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैसेज. अब जैसे आपने उसको बोल दिया आई लव यू और फिर आप बोलते अरे वो तो यार मैं ऐसे ही बोल रहा था ना, मेरे को थोड़ा सा बोर हो रहा था, कुछ करने के लिए था नहीं, मेरे को तेरा रिएक्शन देखना था, तो इट वाज अ प्रैंक. तो अगली बार ऐसा कुछ वो आप पे बिलीव करेगी कि वो आपसे दोस्ती भी तोड़ देगी. तो आपको ओन करना है आपके मैसेज को लेके.
और आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अच्छे से मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप शेयर होल्डर्स को बोलते हो कि हमारा ना एक मर्जर होने वाला है, और मर्जर में बहुत सारे ऐसे मतलब मैनेजमेंट ऐसा बोलती है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स आर अनहैप्पी विद दिस मर्जर, तो ये थोड़ा सा रिलायबल नहीं लगता है। या अगर आप नाम लेके बोलते हो कि अरे मिस्टर एक्स हैज़ दिस प्रॉब्लम, मिस्टर वाई हैज़ दिस प्रॉब्लम, मिस्टर जेड हैज़ दिस प्रॉब्लम, तो वो थोड़ा सा रिलायबल लगता है कि हाँ एक्चुअली में ये लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू ओन योर मैसेज, ऑफर कंप्लीट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आई लव यू एज अ फ्रेंड परसीव हो सकता है, आई लव यू एज अ ब्रदर परसीव हो सकता है, तो यू हैव टू गिव प्रॉपर एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सो दैट बार बार क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े और आपके रिसोर्सेज बचे। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। आपने बोल दिया उसको कि देख यार मैं तेरे को लाइक करता हूँ, और फिर आप वहाँ से बोल के चले गए, अरे क्यों, तुमने उसको कुछ बोला, गिव हर द टाइम टू रिप्लाई, लेट हर रिप्लाई वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू रिप्लाई। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आपको, अगर आप बिजनेस में कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, टू नो कि फीडबैक केस में कि आपने आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली जो आप कहना चाहते थे वैसे परसीव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि गोवा वाले एग्जाम्पल में था, आप बोल रहे थे मेरे को सिर्फ चिल करने जाना और मम्मी को लग रहा था इसको ड्रग्स करने जाना है, तो उसके लिए अगर मम्मी बोलती थी कि हाँ ये तो ड्रग्स करेगा, तो आपको फीडबैक मिल जाता कि मम्मी ने मैसेज को गलत तरीके से परसीव किया, तो आप क्लैरिफाई करते हो उस चीज़ को कि नहीं मम्मी मेरे को सिर्फ चिल करने जाना है, ठीक है। थिंक ऑफ द रिसिपेंट, थिंक ऑफ द रिसिपेंट इज वेरी सिमिलर टू कंसिडरेशन ऑफ द रिसीवर। जब आप उनको उनकी कंसिडरेशन ध्यान में रखने हैं कि अगर आप बिजनेस में कम्युनिकेट कर रहे हो हिंदी में, तो क्या आप जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हो उनको हिंदी समझती है क्या? अगर आप बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो क्या उनको वो टेक्निकल वर्ड्स का नॉलेज है क्या? अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आप अपने डॉक्टर आपको कभी भी एकदम सुपर मेडिकल टर्म्स में नहीं समझाता, वो आपको सिंप्लीफाइड टर्म्स में बताता है। और वही ऑन द अदर हैंड अगर वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करे तो मे बी दे टॉक इन मेडिकल टर्म्स, तो वो रिसीवर की कंसिडरेशन देख के आपसे बात की जाती है उस चीज़ को लेके। नेक्स्ट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस। आप जैसा बोल रहे हो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस उस चीज़ को, कॉन्ग्रुएंस मतलब वो अलाइन हो रहे हैं क्या? जैसे मैं बोल रही हूँ कि हे गाइस गेट अप फॉर द क्लास, तो दिस इज कि मेरे एक्सप्रेशंस भी बूस्टअप हो रहे हैं और मेरी आवाज़ भी बूस्ट हो रही है। मैं बोल हे गाइस गेट अप फॉर द क्लास, बी मोटिवेटेड फॉर द क्लास, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस और मेरा बॉडी लैंग्वेज इज नॉट इन अलाइनमेंट, ओके। रिपीट इफ नेसेसरी। अब आप बोलोगे कि मैडम ऊपर आपने बोला था कि कंसाइज मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट आना है, अब आप बोल रहे हो कि रिपीट करना है, दिस तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई ना। तो यहाँ लिखा है रिपीट इफ नेसेसरी। जब कुछ बहुत ज़्यादा केयरफुल चीज़ें होती है, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 रिवाइज करके आना, तो इससे क्या होता है कि मैं एम्फोसिस दे रही हूँ उस चीज़ को इतनी बार प्लीज़ बोल के, तो मैं रिपीट कर रही हूँ वो वर्ड। मैं मानती हूँ कि मे बी दिस मैसेज इज़ नॉट दैट कंसाइज बट इट इज़ अ लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन यू कि हाँ भैया रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर बिजनेस में है कि बिजनेस में अगर आपको मैसेज किया गया है कि आई रिपीट डू नॉट डिस्पैच दिस गुड्स अंटिल फर्दर नोटिस, मतलब वो फिर से आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ ये गुड्स आप डिस्पैच मत करना जब तक कि आपको एक पर्टिकुलर नोटिस नहीं आता या कोई और कम्युनिकेशन नहीं आता। तो जहाँ जहाँ अगर ज़रूरी है वहाँ आप रिपीट कर सकते हैं अपने मैसेज को। डू नॉट जज, डू नॉट जज इज़ कि सपोज आपसे गलती हो गई, ठीक है, आपने मैंने आपको बोला कि टेस्ट है हमारे पास, संडे को टेस्ट होने वाला है, संडे को आपको टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट आपको फाइल करना है और फिर IELTS, तो अब आपके मार्क्स आ गए बहुत कम उसमें, तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो मैं तुमको झाड़ सकती हूँ कि क्या मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया तुमको, इतना पढ़ाने के बाद भी तुमको इतने ढक्कन समान मार्क्स आते, तुमको समझता नहीं क्या, मैं तुमको बहुत एम्बैरस कर सकती हूँ। या फिर मैं तुमको बोल सकती हूँ कि कोई बात नहीं, इस बार कम मार्क्स आ गए, अगली बार और मेहनत करना और पढ़ाई करना, हम 1-on-1 सेशंस लेते हैं, हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है और फिर हम फिर से टेस्ट देते हैं। तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली सेकंड मेथड। अगर मैं फर्स्ट टाइम आपको झाड़ दूंगी तो आप अगली बार मेरी क्लास में आओगे ही नहीं ना, तो आपको जज नहीं करना है, यू डू नॉट हैव टू जज, यू हैव टू कंट्रोल योर रिएक्शंस। रिलाई ऑन फैक्ट्स, रिलाई ऑन फैक्ट्स इज सेम वे एज ऊपर जो कॉन्क्रीटनेस आप फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करते थे, इट्स द सेम थिंग। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस थी कि आपको जज नहीं करना है, आपको फैक्ट्स देना है, अगर रिपीट करना ज़रूरी है तो आप रिपीट करो, आपको रिसीवर को कंसिडरेशन देना है। ये सब गाइडलाइंस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितने कि वो 7 C's प्रिंसिपल्स थे इम्पॉर्टेंट।
यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बहुत नई है, जो ऊपर प्रिंसिपल्स में मेंशन नहीं की थी, वो है जौहरी विंडो। ठीक है, जौहरी विंडो पढ़ने के पहले हम एक बार फिर से 7 C's और गाइडलाइंस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है मैडम? क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होना चाहिए, कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कर्टसी होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए और कंप्लीटनेस होना चाहिए। एंड इसके अलावा ये पूरा हमने लव कन्फेशन के एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझा। और गाइडलाइंस क्या है कि राइट मीन्स एंड मोड होना चाहिए, कंप्लीट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, आपको रेसिपेंट का ध्यान रखना है, फेशियल एक्सप्रेशंस और वर्बल जो भी आप बोल रहे हो वो कॉन्ग्रुएंट में होना चाहिए, जज नहीं करना और फैक्ट्स पे रिलाई करना है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू जौहरी विंडो। जौहरी विंडो क्या है मैम? जौहरी विंडो पहले मैं बता दूं कि जो 2 लोग थे, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। तो जोसेफ और हैरी मिला के आ गया जौहरी। इन लोगों ने जौहरी विंडो की इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मॉडल डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। इन लोगों ने ना ऐसे एक 4 विंडोज़ दे दी। इसमें पहले तो ना एक मिस्टेक है, आप प्लीज़ ध्यान से इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पे होना चाहिए नॉट नोन टू अदर्स, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने नॉट मेंशन नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इसको ऐड कर लो, नॉट नोन टू अदर्स। दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम द साइड ऑफ इंस्टीट्यूट, प्लीज़ एडिट इट, प्लीज़ पॉज एंड एडिट इट राइट अवे। ओके, तो अभी जौहरी विंडो क्या है? इन लोगों ने एक ग्रिड बनाया, एक ग्रिड दिख रहा है आपको, ये ग्रिड बनाया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। इसको नाम दिया ओपन या अरीना, इसको ब्लाइंड स्पॉट नाम दे दिया, हिडन या फेसड, और ये अननोन। अब आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स को कैसे पढ़ना है कि ये बॉक्स में क्या क्या चीज़ आ रही है, ये दोनों चीज़ आ रही है, मतलब नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स। ऐसी कुछ बातें होती है जो मेरे को भी पता है, नोन टू सेल्फ भी है और बाकी लोगों को भी पता है। जैसे कि क्या ये लेक्चर में, मतलब मुझे भी पता है कि मैं CA-CET बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने आई हूँ और आपको भी पता है कि आप CA-CET बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने आए हो। सो दिस इज एन ओपन थिंग, दिस इज एन ओपन विंडो, दिस इज एन अरीना विंडो कि हाँ भैया मुझे भी पता है नोन टू सेल्फ भी है, नोन टू अदर्स भी है, दैट मैं बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने आई हूँ और आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने आए हो। नेक्स्ट क्या होता है? नोन टू, अब आप इसको देखोगे ये विंडो में हिडन में क्या आ रहा है? नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ। मतलब मुझे वो चीज़ पता है पर आप लोगों को वो चीज़ नहीं पता है। अभी कैसी चीज़ें हो सकती है कि मुझे पता है मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है, बट आप लोग को वो चीज़ नहीं पता। तो अगर मैं आपको मतलब नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स, आई नो माई फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, यू डू नॉट नो माई आइसक्रीम फ्लेवर, तो मैं अपनी विंडो डाउन कर रही हूँ, मैं अपना बैरियर ब्रेक कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मेरा आइसक्रीम फ्लेवर ये है। तो ऐसे विंडो ब्रेक डाउन करना है फॉर कम्युनिकेशन कि हाँ भैया जो चीज़ आपको मेरे बारे में नहीं पता थी वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इज नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट कैसे याद करते? प्यार अंधा होता है। लोग बोलते हैं ना प्यार अंधा होता है, सबको समझ में आ रहा है कि भैया ये लड़का ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बट क्योंकि तुम प्यार में अंधे हो इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। सबको समझ में आ रहा है कि तुम प्यार में अंधे हो, बट तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम प्यार में अंधे हो और ये लड़का लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। सो दिस इज ब्लाइंड स्पॉट, अंधे हो गए हो, ब्लाइंड स्पॉट, दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज अननोन स्पॉट। अननोन स्पॉट इज मुझे भी नहीं पता है, तुम्हें भी नहीं पता है, नॉट नोन टू सेल्फ ऑल्सो, नॉट नोन टू अदर्स ऑल्सो। ये कैसी चीज़ हो सकती है? ये अनसर्टिनिटी वाली चीज़ होती है। जैसे कोरोना वायरस कब एंड होगा ये ना मुझे पता है, ये ना आपको पता है, तो नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स। ठीक है, तो जौहरी ने ऐसे, जोसेफ और हैरी ने जौहरी विंडो में ऐसी 4 विंडोज दी गई है जिनको इन्होंने बताया गया। ये क्या 4 विंडोज है? नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने आई हूँ, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स, मेरा आइसक्रीम फ्लेवर क्या है फेवरेट वो आपको नहीं पता, वो मुझे पता है। नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, भैया मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ ये मुझे नहीं समझ रहा है बट आपको समझ में आ रहा है। नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स, कोरोना वायरस कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता है। तो ऐसे करके 4 विंडो हैं और जब भी आप ये विंडो नीचे करते हो मतलब आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो।
ये इसको बेस्ट पढ़ने का तरीका है एक मैट्रिक्स से, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसीलिए आपको सिर्फ समझना है इस चीज़ को। इसमें याद क्या करना है, इसमें याद ये चीज़ें करनी है कि जैसे ये अरीना है तो अरीना को ओपन क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, या हिडन है तो हिडन को फेसेड क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। बस ये चीज़ें याद करनी कि इसको ये भी बोलते हैं। बाकी समझने के लिए द बेस्ट वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दिस इज थ्रू दिस टेबल। इसके नीचे इसका पूरा वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप चाहो तो ये येलो पोर्शंस मार्क कर लो। अरीना क्वाड्रेंट ओपन क्वाड्रेंट था कि सबको पता है उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज पियर्स आर अनअवेयर्स, जो कि एक हिडन क्वाड्रेंट था, जो कि फेसेड क्वाड्रेंट था कि मुझे पता है बट आप लोग को नहीं पता मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है। ब्लाइंड स्पॉट इज कि आप लोग को पता है बट मुझे नहीं पता है कि मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ। लास्ट इज अननोन क्वाड्रेंट, नोबडी नोज अबाउट इट, कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा। ठीक है, तो ये था जौहरी विंडो। जौहरी विंडो को अगेन वील क्विकली रिवाइज, और रिवाइज करने में आप वापस से मेरे साथ जुड़ेंगे, आप वापस से रिपीट करेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट इज मैम नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। हम दोनों को पता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने आई हूँ मैं। नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स, यू डू नॉट नो माई फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। नॉट नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, सब आपको समझ में आ रहा है कि मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ बट मुझे नहीं समझ में आ रहा। नॉट नोन टू एनीबडी, नॉट नोन टू सेल्फ ऑल्सो, नॉट नोन टू अदर्स ऑल्सो, कि कोरोना वायरस का एंड कब हो रहा है किसी को नहीं पता। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन के दो ही टाइप्स हो सकते हैं, या तो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। इसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो मैं बहुत, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाना चाहूँ, इंटरनल कम्युनिकेशन जहाँ अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब अंदर के लोग कौन से हो गए? आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, आपके लेबरर्स हो गए, ये सब आपका बॉस हो गया, ये सब आपके अंदर के लोग हैं। तो ये अंदर के लोगों में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज़ इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जैसे ही कोई बाहर का बंदा आ जाता है उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे आपको अगर कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, या आपने सप्लायर से कम्युनिकेट करना है, या पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करना है एक प्रेस रिलीज के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? इस पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको कुछ दे दिया जाएगा कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर एक ईमेल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू एम्प्लॉयज, तो विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आप देखोगे कि बिटवीन एम्प्लॉयज़ हो रहा है, एम्प्लॉयज़ तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो आप मार्क कर दोगे इंटरनल कम्युनिकेशन। दैट इज़ हाउ यू हैव टू टैकल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि जिनके बीच में ये चीज़ कम्युनिकेट हो रही है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हिस्सा है या वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का हिस्सा है। ठीक है, नाउ इंटरनल कम्युनिकेशन हैपन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे कि यहाँ पे पटाखा भी है तो ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आप भी मार्क कर लीजिए उसको इंपॉर्टेंट। Internal communication happens within the organization, it could be official or unofficial। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है, इसी पे नॉर्मली MCQs बनते हैं, बट इसको लर्न नहीं करना है। इसको आप पढ़ो बट आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है कि क्या भैया इसमें अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं क्या, तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। अगर इसमें एक भी बाहर का इंसान इन्वॉल्व है तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। एग्जाम्पल्स क्या दिए? मेमो, रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर, स्टाफ न्यूज़लेटर। स्टाफ न्यूज़लेटर तो विद इन स्टाफ ही सर्कुलर होगा ना, विद इन एम्प्लॉयज ही सर्कुलेट होगा। ईमेल, फैक्स, नोटिस, एजेंडा, नोटिस ऑफ एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एंड मैनुअल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अगेन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब जैसे ही कोई भी बाहर का बंदा या बाहर का चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब वो परचेज ऑर्डर हो सकता है, या वो सेल्स ऑर्डर हो सकता है, या वो प्रेस रिलीज हो सकता है, या वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। कस्टमर परचेज ऑर्डर रहेगा तो आपको बाहर किसी बंदे को ऑर्डर देना है परचेज करने के लिए। कस्टमर का ऑर्डर है तो आपको कस्टमर को डिलीवर करना पड़ेगा, तो वो कस्टमर के पास पहुंचेगा वो ऑर्डर, तो बाहर का बंदा इन्वॉल्व हो गया। एडवर्टाइजमेंट है तो भैया पूरी दुनिया ही इन्वॉल्व है उसमें, तो इसीलिए इट इज़ आउटसाइड कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे दिए हैं इसके एग्जाम्पल, ब्रोशर्स, टेंडर। टेंडर क्या होता है? टेंडर मतलब आपको इनविटेशन दिया जाता है कि भैया आप अपना प्राइस कोट करो, आप क्या क्या सर्विस दे सकते हो, उसके हिसाब से फिर वो बेस्ट जो भी उनको लगता है वो सिलेक्ट करते हैं।
तो आप प्राइस कोट करके बाहर वालों को दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन with anyone outside the organization. So this was types of communication. Types of communication कौन से मैडम? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो इंटरनल कम्युनिकेशन हो सकता है या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन है. जैसे कि अगर आप स्टाफ की न्यूज़लेटर सर्कुलेट कर रहे हो, या आप ईमेल कर रहे हो उसको, या नोटिस दे रहे हो, या मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, तो दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन, दैट इज फॉर पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब मिनट्स ऑफ मीटिंग्स कैसा आ गया कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आप बोलोगे मैडम शेयर होल्डर्स को है, शेयर होल्डर्स थोड़ी रोज आते हैं. अरे बट शेयर होल्डर्स आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी, दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट है, उनका हिस्सा है, इसीलिए वो इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट आता है. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है मैडम? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे बाहर का कोई भी इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के साथ. अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे परचेज ऑर्डर हो गया, कस्टमर ऑर्डर हो गया, ब्रोशर्स हो गए, टेंडर हो गया, या फिर एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आउटसाइड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आती है. ओके, सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन विथ. नेक्स्ट वी कम टू कम्युनिकेशन फ्लोज. कम्युनिकेशन फ्लोज. फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब होता है कि मूव कैसे हो रहा है. फ्लो मतलब कोई चीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ से हो रही है. तो मैं बोलूँगी स्टार्ट यहाँ से हो रही है और एंड यहाँ हो रही है, तो इसका फ्लो ऐसा है. या अगर मैं बोलूँगी कि स्टार्ट यहाँ से हो रही है और ये एंड यहाँ हो रही है, तो इसका फ्लो ऐसा है. तो कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है, उसको बोलते हैं फ्लो. ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे डायगनल भी हो सकता है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फ्लो. ओके, तो कम्युनिकेशन फ्लो के 4 टाइप हैं. इट कैन बी डाउनवर्ड फ्लो लाइक दिस, upward flow like this, diagonal flow like this, और horizontal flow like this. मतलब डाउनवर्ड फ्लो हो सकता है, अपवर्ड फ्लो हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो सकता है, या डायगनल फ्लो हो सकता है. अब एक एक करके हम इसको समझेंगे कि कौन से इसका क्या मतलब होता है हर फ्लो का. कम्युनिकेशन फ्लो में पहले आता है डाउनवर्ड फ्लो. डाउनवर्ड फ्लो मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा कि हायरार्की रहती है ऑर्गेनाइजेशंस में, कि पहले नीचे जो लेबरर्स रहते हैं वो आते हैं, फिर उनका सुपरवाइज़र आता है, फिर वो सुपरवाइज़र का मैनेजर आता है, फिर वो मैनेजर का डिपार्टमेंट हेड आता है, डिपार्टमेंट हेड सारे मिला के फिर सीईओ से बात करते हैं. ऐसे करके पूरी हायरार्की होती है जो ऊपर 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 जाती रहती है, या नीचे नीचे अगर नीचे से स्टार्ट करें तो. डाउनवर्ड फ्लो मतलब कोई ऐसा मैसेज जो ऊपर से स्टार्ट हुआ है. ऊपर से स्टार्ट हुआ है मतलब हायर अथॉरिटी से स्टार्ट हुआ है और लोअर अथॉरिटी पे ख़त्म हो रहा है. मतलब हायर अथॉरिटी पे स्टार्ट हो रहा है और लोअर अथॉरिटी पे जा रहा है, दैट इज डाउनवर्ड फ्लो. कि हायर बॉस ने बोला है एम्प्लॉय को कि भैया ये काम शाम को 5 बजे तक कर लेना, दैट इज डाउनवर्ड फ्लो. कि बॉस बोल रहा है एम्प्लॉय को कि ये काम शाम को 5 बजे तक कर लेना. इसमें अथॉरिटी है, बॉस के पास अथॉरिटी है एम्प्लॉय को बोलने के लिए कि ये काम शाम को 5 बजे तक कर लेना. इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत चेन ऑफ कमांड हो जाता है. मतलब बहुत ऐसे लगता है कि बहुत एम्पावरिंग हो रहा है, बहुत दबाव वाला दिखता है. और जब तक वो एक्चुअली अगर सीईओ से समझो लेबर तक कोई मैसेज जाना है, तो वो जितने फ्लोस में जाता है ना वो मैसेज ही बदल जाता है, वो मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो डाउनवर्ड फ्लो इज व्हेन अ मैसेज इज फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी, ओके, इन दैट हायरार्की. Upward flow is completely opposite of downward flow, when a message is coming from a lower authority to higher authority. When a message is coming from a lower authority to higher authority. अब आप बोलोगे कि ये तो नॉर्मली होता नहीं, ये होता है. आजकल बहुत चेंज हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब दे आर रेडी टू टेक सो मेनी काइंड ऑफ इनपुट्स कि भैया आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए. वो एक एक एम्प्लॉई से एडवाइस मांगते हैं कि आप बताओ क्या करना है, सो दैट उनको लगे कि इन्वॉल्व है वो ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, और सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और वो ऑर्डर्स फॉलो करे एक स्लेव की तरह. तो वो अपवर्ड फ्लो है. अपवर्ड फ्लो है मतलब लोअर अथॉरिटी से अपवर्ड अथॉरिटी की तरफ जा रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय बोलता है कि बॉस मैंने बहुत रिसेंटली कस्टमर से बात की और मुझे ऐसा पता चल रहा है, ये सर्वे से ऐसा पता चल रहा है कि हमें प्रोडक्ट में ये चीज़ चेंज करनी चाहिए. सो दैट इन्फॉर्मेशन इज दैट कम्युनिकेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर अथॉरिटी टू हायर अथॉरिटी, दैट इज वाई इट इज़ एन अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन.
नेक्स्ट इज डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इसका एडवांटेज क्या होगा अपवर्ड फ्लो का, कि मैंने बताया कि इसमें वर्कर्स को ऐसा लगता है कि वो हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन का, दे फील इन्वॉल्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एन एडवांटेज ऑफ अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। डायगोनल फ्लो क्या होता है, अब जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट्स होते हैं कि भैया देयर इज डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो अगर इसको हम एक नॉर्मल तरीके से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे बहुत अर्जेंट कोई कम्युनिकेशन करना है, बहुत अर्जेंट ऑर्डर आया हुआ है और हमारे पास स्टॉक में रॉ मटेरियल नहीं है, तो हमें उसको परचेज ऑर्डर प्लेस करना है। बट नॉर्मली कैसा होता है कि आप पहले उसको कम्युनिकेट करते हो स्टॉक डिपार्टमेंट को कि स्टॉक भाई तेरे पास कितना सामान पड़ा है और हमें कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, तो वो देख ले अपने हिसाब से। तो स्टॉक डिपार्टमेंट फिर परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर करता है। बट अगर आपको बहुत अर्जेंटली कुछ करना है तो आप ऐसा कर लेते हो कि आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेते हो रादर देन फॉलोइंग अ पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड। ठीक है। डायगोनल फ्लो इज व्हेन वन डिपार्टमेंट कम्युनिकेट्स विद अनदर डिपार्टमेंट, दैट इज डायगोनल फ्लो। दिस इज कि आप उसको कोई अनड्यू डिले है आप उसको वो प्रिवेंट कर लो, आप सीधा सीधा आपको कोई अर्जेंटली काम करना है तो आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कम्युनिकेट कर लो रादर दैन फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फ्लो। ओके, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज इट हैपेंस विद इन द सेम डिपार्टमेंट, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है, और स्टॉक डिपार्टमेंट का स्टॉक डिपार्टमेंट, मतलब इट इज हैपनिंग विद इन द सेम डिपार्टमेंट वट एवर इज हैपनिंग। अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, सो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इट इज हैपनिंग बिटवीन पीपल ऑफ द सेम हायरार्की लेवल, बिटवीन पीपल ऑफ द सेम हायरार्की लेवल, दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। ओके, तो फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या थे? फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन था डाउनवर्ड फ्लो फ्रॉम अ हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी, अपवर्ड फ्लो फ्रॉम अ लोअर अथॉरिटी टू हायर अथॉरिटी, डायगोनल फ्लो मतलब इट गोज बिटवीन वेरियस काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो मतलब इट रिमेन्स एट सेम डिपार्टमेंट्स। ओके, विद दिस वी आर done with the flows of communication. Again flows of communication क्या क्या थे? डाउनवर्ड फ्लो था मैडम अपर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी, अपवर्ड फ्लो था लोअर अथॉरिटी से अपर अथॉरिटी, डायगोनल फ्लो कोई भी डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन चालू है, हॉरिजॉन्टल फ्लो इट इज हैपनिंग बिटवीन सेम काइंड ऑफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज इसका एक लास्ट हम टॉपिक ले लेते हैं, मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद फिर वील मूव टू बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब हम कम्युनिकेट, मीन्स हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। मीन्स का मतलब होता है जैसे वी से ना व्हाट आर द मीन्स ऑफ रीचिंग केरला, मतलब यू कैन गो फॉर ट्रेन, यू कैन ऑप्ट कि आप ट्रेन से जा सकते हो या बस से जा सकते हो या आप कार से जा सकते हो या आप फ्लाइट से जा सकते हो। तो दीज आर द मीन्स ऑफ रीचिंग टू केरला। तो व्हाट आर द मीन्स टू कम्युनिकेशन, मतलब आप कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब इसको सिंप्लीफाइड करना, अगर वर्बल और नॉन का वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। अब वो वर्ड्स आप बोल के बोलो या आप लिख के बोलो या आप दिखा के बोलो या कैसे भी बोलो, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो रहा है, भले वो वीडियो के थ्रू हो रहा है, वो ऑडियो के थ्रू हो रहा है या वो लाइव हो रहा है, आप फेस टू फेस किसी से बात करो या वो लिख के हो रहा है, तो इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वहाँ पे शब्दों का यूज़ हो रहा है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब वहाँ पे शब्दों का यूज़ नहीं हो रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल, वर्बल कम्युनिकेशन कौन से टाइप से? रिटन है, ओरल है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है। अब एक एक करके हम इन सबको देख लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन मतलब आपने शब्दों को लिख के बोला है। अब लिख के बोला है मतलब उसके कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? ऑफिस ऑर्डर हो सकता है, सर्कुलर्स हो सकता है, ईमेल हो सकता है, लेटर हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस रिलीज, इन्विटेशन, कुछ भी, मतलब जहाँ पे भी आपने लिख के कोई चीज़ कम्युनिकेट की है, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या हो सकता है? रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये कि आप जब भी कोई चीज़ लिख के बोलते हो ना, तो आप थोड़ा सा सोच के बोलते हो। अगर आप टाइप कर रहे हो या आप लिख रहे हो तो आप थोड़ा सा, आपका माइंड वो चीज़ प्रोसेस करता है, फिर आप लिखते हो।
ऑन द अदर हैंड आप जब बोलते हो ना तब आप उतना सोचते नहीं, आपके दिमाग में जो आता है आप तुरंत बोल देते हो। हेंस इट गिव्स सफिशिएंट टाइम फॉर प्लानिंग द डॉक्यूमेंट। यू कैन रिवाइज द कंटेंट। जैसे आप पेपर में भी कभी लिखते हो, आप आंसर लिखते हो, तो आप लिखते हो, आपने एक आंसर लिख दिया, फिर आपको याद है कि अरे नहीं मैंने उसमें एक पॉइंट गलत लिखा था, तो आप उसको काट के फिर से लिख देते हो। सो यू कैन ऑलवेज रिवाइज द कंटेंट। फिर ट्रेंड्स आप उसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे आप एग्जाम में 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखते हो या बुलेट्स डाल के लिखते हो, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स। आप उसको देख सकते हो कि जैसे ग्राफ वगैरह है, या मतलब अगर आपने ईमेल लिखा है तो ईमेल में आजकल ये ट्रेंड लिख रहा है, डियर सर मैडम लिखना है, तो आप ट्रेंड फॉलो करके उसको मोर अपीलिंग बना सकते हो। ये एडवांटेज होता है रिटन कम्युनिकेशन का। एडवांटेज क्या है कि आपको टाइम मिल जाता है प्लान करने का कि आप क्या लिखना है आपको, आप वो चीज़ समझ के लिखो। आपको अगर उस कंटेंट को रिवाइज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, आप उसको पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हो और आप उसको ट्रेंड फॉलो करके डिस्प्ले कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आप इतना सोचोगे, आप इतना लिखोगे, ईमेल ड्राफ्ट करोगे, आप ईमेल में पहले उसको डियर सर लिखोगे, मैडम लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर पूछोगे कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे, फिर काम की बात पे आओगे, फिर फीडबैक लोगे। तो और ये अगर सामने सामने बात होती तो आप सीधा सीधा पूछ लेते कि सर इसको कितना ऑर्डर करना है या इसको क्या बोलना है। डियर सर डियर मैडम बोलने का कोई झंझट ही नहीं होता। तो इट टेक्स मच मोर टाइम। It takes much more time. Written communication is obviously more time consuming than oral communication, कि आपको सीधा आपको सोचना है पहले, फिर लिखना है, फिर उसको भेजना है। ओके एंड इसमें एक और एक लिमिटेशन होता है कि आपको सेंडर का फीडबैक समझ में नहीं आता और डिलेड फीडबैक आपको इस चीज़ में मिलता है। मतलब जैसे अगर आप ओरल कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया कि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है क्या, तो अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो आप बोलोगे कि हाँ मैडम मज़ा आ रहा है, तो मुझे समझ जाएगा कि मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा कि इन लोगों को क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है। और वही ऑन द अदर हैंड अगर मैंने आपसे ईमेल में पूछा कि क्या आपको मज़ा आ रहा है क्या, तो आप वही लिखते हैं हाँ मैडम मज़ा आ रहा है, बट मेरे को आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे, मेरे को आपकी टोन सुनाई नहीं दे रही, तो मैं जज नहीं कर पा रही हूँ। तो इसमें मिसजजमेंट हो सकता है या फीडबैक आने में टाइम लग सकता है। इनएडुकेसी ऑफ फर्स्ट मैसेज में भी जैसे हमने बोला था कि कोई भी मैसेज होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, कि मैंने आपको बोला था कि हाँ ईमेल एड्रेस भी लिख दो, इतने पेज की रिपोर्ट है, इतने बजे डिलीवर होनी, इस इंसान को देनी, ये करनी है, वो करनी है। अब सपोज आप उसमें एक पॉइंट भूल गए और आपने उसको लेटर लिख के भेज दिया। अब वो लेटर उसको मिले, वो ईमेल उसको मिलेगा, वो उसको खोलेगी, ईमेल को पढ़ेगी, फिर उसको समझेगा कि अरे इन्होंने तो ये चीज़ बताई नहीं, इन्होंने तो यही नहीं बताया किस इंसान को भेजना है। फिर वो तुमको भेजेगी डियर सर डियर मैडम प्लीज़ लेट मी नो टू होम टू सेंड द रिपोर्ट। तो ये बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया और इसमें अगर इनएडुकेट मैसेज है तो ये पता चलने में कि वो मैसेज इनएडुकेट है, कि वो मैसेज इनकम्प्लीट है, टाइम लग जाता है। लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हाँ मैडम मज़ा आ रहा है, ये चीज़ नहीं समझ में आती। तो रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज यही है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आपको फीडबैक डिले से मिलता है, आपको फेशियल एक्सप्रेशंस का समझ में नहीं आता, और अगर कोई इनएडुकेट या इनकम्प्लीट मैसेज है तो ये पता चलने में कि इनएडुकेट और इनकम्प्लीट मैसेज है टाइम लग जाता है। तो ये था रिटन कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन था। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में सेकेंड पॉइंट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल 80% ऑफ कम्युनिकेशन बाय एग्जीक्यूटिव इज इन ओरल मोड। ये आप ध्यान में रख लो, 80%। दिस कैन ऑल्सो बी अ कम्युनिकेशन की 80% ऑफ कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको लिखना है ओरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आप टेलीफोन पे बात कर सकते हो, आप फेस टू फेस डिस्कशन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ये सब इंटरव्यू हो गया, ये सब ओरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें एक पॉइंट है ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेपवाइन। इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें एडवांटेज दिया गया ओरल कम्युनिकेशन का। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस थे वो इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे ना। रिटन कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज था कि भैया टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो ओरल कम्युनिकेशन में आ जाएगा कि भैया टाइम इसमें बच जाता है। उसमें फीडबैक डिले आता था तो इसमें फीडबैक आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, या उसमें इनएडुकेट मैसेज था तो इस इनएडुकेट मैसेज का क्लैरिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। आप अपना टोन डिसाइड कर सकते हो, हाँ मैडम मज़ा आ रहा है, हाँ मैडम एक्चुअली में बहुत मज़ा आ रहा है। तो टोन में आप फ़र्क कर सकते हो कि आपको कैसे बोलना है।
एंड ग्रुप में कम्युनिकेट करने में ओरल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ प्रेफरेबल ऑप्शन। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग इन ग्रुप्स, विच मीडियम इज वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद ग्रुप्स, तो इसका आंसर आएगा ओरल कम्युनिकेशन। तो ये इसके एडवांटेज थे। ओरल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इकोनॉमिक ऑल्सो। मैनर्स मतलब अगर आपको लिखना है तो आप पहले या तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, कंप्यूटर यूज़ करोगे, इंटरनेट यूज़ करोगे, फिर ईमेल करोगे उसको। और वही अगर ओरल कम्युनिकेशन करना है तो सामने सामने बोल दो, कोई रिसोर्सेज नहीं जाएंगे आपके। विड्रॉल और ओरल कम्युनिकेशन इज कंपेरेटिवली एन ईजी टास्क। अब अगर आपने सपोज कुछ गलत बोल दिया, जैसे मैं ही अभी कुछ बोल दी हूँ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैं फिर से आपको समझाती हूँ वो चीज़, और वही चीज़ अगर मेरे नोट्स में गलत है तो मेरे को वापस से आपको पूरा बताना पड़ेगा कि अरे प्लीज़, मतलब मेरे को आपको एक मैसेज भेजना पड़ेगा कि काइंडली नोट कि मेरे नोट्स में ये चीज़ गलत हो गई थी, आप प्लीज़ इसको करेक्ट करो। तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर कोई चीज़ गलत होगी तो उसको विड्रॉ करना। ऑन द अदर हैंड ओरल कम्युनिकेशन में वो चीज़ विड्रॉ करना ईजी हो जाता है। डिसएडवांटेज, कोई विशेष डिसएडवांटेज है नहीं ओरल कम्युनिकेशन का, सिर्फ इतना सा डिसएडवांटेज है कि अब ये सपोज मैं आपको बोल रही हूँ फेस टू फेस क्लास में और आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, आप सिर्फ टाइम पास कुछ और कर रहे हो और आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तो दैट इज़ पार्शियल लिसनिंग इज़ अ डिसएडवांटेज, कि सामने वाला बंदा अच्छे से सुन नहीं रहा है, तो दैट बिकम्स अ डिसएडवांटेज। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ लेंदी हो जाती है, मतलब हम बात करते करते एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पे पहुंच जाते हैं और जो मुद्दे की बात थी वो तो गायब हो जाती है। तो ये एक दो डिसएडवांटेजेस हैं, नॉट इसको डिसएडवांटेज सिर्फ नाम के डिसएडवांटेजेस है ये। तो ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या थे कि इसमें टाइम बच जाता है, इसमें टाइम कब बच जाता है, आप टोन देख सकते हो, इसका फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है, आपको इसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो वो आपको तुरंत मिल जाते हैं, आपको कम्युनिकेट अगर ग्रुप में करना है तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, ये इकोनॉमिक होता है, सेव मैनर्स वगैरह सेव हो जाते हैं इसमें, और इसको विड्रॉ करना, इसमें गलती सुधारना आसान हो जाता है। तो ये दो टॉपिक्स थे, रिटन और ओरल, जो हमने कवर कर लिए। अब विजुअल्स की जो चीज़ें हमें दिखती क्या है, ग्राफ्स, टेबल, चार्ट्स, स्लाइड्स, नियॉन होर्डिंग्स, ये सब। अब जैसे आप कभी कंपनी का ग्राफ देखते हो तो उसका ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भैया ये कंपनी का प्रोग्रेस इंप्रूव हो रहा है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये विजुअली आपको सिर्फ आईज यूज़ करके देख के समझ में आ गया कि कंपनी का प्रोग्रेस बढ़ रहा है। तो विजुअल कम्युनिकेशन ओनली वाया आईज यू कैन सी कि हाँ भैया progress is growing, I do not have to say anything or I do not have to write anything. Main advantages, it is easily remembered and it is expensive, which is a disadvantage. अगर आपको normally ऐसा एक ग्राफ करके बता दिया कि ऐसा है, ये ग्राफ आपको बेटर एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा ध्यान में रहता है कि हाँ मैंने वो ग्राफ देखा था, कंपनी वॉज प्रोग्रेसिंग, और वही अगर ये एक पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के बताना होगा कि कंपनी का प्रोग्रेस इज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग, तो आपको शायद कुछ दिनों बाद याद नहीं रहेगा कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था, तो इसीलिए वो ज़्यादा इजीली रिमेंबर्ड रहता है। एक्सपेंसिव इज़ नॉट रियली अ डिसएडवांटेज, अगेन ये भी एक सिर्फ नाम का डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जहाँ आवाज़ और वीडियो दोनों एप्लीकेबल है, जैसे हम ये लेक्चर कर रहे हैं तो दिस इज थ्रू ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, या आप टीवी देखते हो दैट इज़ अ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, या आप मूवी देखते हो दैट इज़ ऑल्सो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस कि इसमें दोनों सेंसेस हो सकते हैं, दोनों सेंसेस यूज़ होते हैं, आईज का भी और ईयर का भी, दैट इज साइट एंड हियरिंग दोनों आपका यूज़ होता है, और इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहता है। मतलब कोई चीज़ को अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो और कोई चीज़ हम ऐसे बात करके वीडियो के थ्रू आपको समझाते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से वो समझ में आती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन, मैडम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमने कवर कर लिया। वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या थे, ओरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो विजुअल। ओरल में सिर्फ बोल की बात हो रही है, उसमें लिखित कुछ नहीं हो रहा है। रिटन में एवरीथिंग इज इन राइटिंग एंड यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू वर्ड्स विच आर रिटन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में आपका साइज, आपका आई साइट भी यूज़ हो रहा है, आपका हियरिंग कैपेबिलिटी भी यूज़ हो रहा है, एंड विजुअल में ओनली यू आर सीइंग समथिंग एंड यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू सच मैसेजेस। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन ये था, मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे भी शब्दों का यूज़ हो रहा है,
भले वो शब्द लिख के हो या बोल के हो या दिखा के हो या दिखा और सुना दोनों के हो, अगर शब्दों का यूज हो रहा है तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, उसका एब्सोल्युटली ऑपोजिट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, जहाँ पे भी वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं। ये क्या होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, नॉडिंग द हेड, आई कॉन्टैक्ट। अब इसमें जैसे कि अगेन सेम एग्जाम्पल, आपने वर्बली मुझे बोला हाँ मैडम मज़ा आ रहा है, हाँ मैडम मज़ा आ रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू मुझे बोला कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। या आपको मैंने बोला समझ में आ रहा है क्या चीज़ें, तो आप ऐसे बैठ गए हो कि भैया मतलब लाइफ इतना ख़राब हो गया है, तो दिस इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आपको बहुत दिक्कत जा रही है या आप बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे हो इस चीज़ को लेके। या आई कांटेक्ट है, अगर कोई भी इंसान आपकी बात ध्यान से सुनता है तो वो आई कांटेक्ट करके फोकस करके सुनता है। बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे बाल से खेलती रहूँ या ऐसे ऐसे झूलते झूलते पढ़ाऊँ ऐसे ऐसे करके, तो वो डिस्ट्रैक्टिंग लगता है, वो समझ में आता है कि मैं बहुत हल्के में ले रही हूँ इस सब्जेक्ट को और मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपको पढ़ाने में। तो ऐसे वेज के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक मैसेज बिना वर्ड्स यूज़ किए, यूजिंग योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, मूवमेंट और जेस्चर्स। Okay, it is unspoken unwritten messages that uses body language. तो अब इसको हम सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं, फिर वील रैप अप विथ दिस। अब ये टॉपिक से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या पढ़ा मैडम हमने पढ़ा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं दो टाइप के, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जहाँ पे भी शब्दों का यूज़ हो रहा है दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ शब्दों का यूज़ नहीं हो रहा है दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के 4 पार्ट्स होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। अब ऐसे तो हम जाएंगे नहीं, हम फट से अभी तक हमने इस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था वो हम फटाफट रिवाइज करेंगे, इट वोंट टेक मच टाइम, एंड उसके बाद वील मूव ऑन टू सर्टेन काइंड्स ऑफ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। आज हमने चालू किया था मैडम कम्युनिकेशन प्रोसेस से। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या था, गोआ मतलब डेवलप एन आइडिया, एनकोड द मैसेज, एनकोड डेवलप एन आइडिया कि हमें गोवा जाना है, एनकोड द मैसेज कि हम कैसे बताएंगे, हम डिसाइड किया हमने व्हाट्सएप पे बताएंगे, ट्रांसमिट द मैसेज कि हाँ मैसेज हमने व्हाट्सएप के थ्रू टाइप करके भेज दिया, फिर उसके बाद रिसीव होता है मैसेज, ब्लू टिक आ गया, उसके बाद डीकोड द मैसेज, क्या मम्मी ने हमारे मैसेज को सही सेंस में समझा जो हम कहना चाह रहे थे, फीडबैक, या तो हम गोवा जाएंगे या तो हम पोहा खाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, डेवलप एन आइडिया, एनकोड, ट्रांसमिट, रिसीव, डीकोड एंड फीडबैक। नॉइज एक बैरियर था कि अगर नॉइज आ जाता है तो हमारा मैसेज डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन थे 7 C's क्या थे, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी एंड कंसिडरेशन। ये 7 C's थे। ये 7 C's को हमने रिलेट किया लव कन्फेशन के थ्रू, एंड ये प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी दी गई थी। गाइडलाइंस ये थी कि आपको अपने मैसेज को ओन करना है, आपको मीडियम चूज़ करके देना है, आपको फीडबैक लेना है, रिपीट करना अगर आपको पढ़ सके तो, अगर आपको रिपीट करने की ज़रूरत लग रही तो आपको रिपीट करना है। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा जौहरी विंडो का। जौहरी विंडो ने 4 क्वाड्रेंट, जोसेफ और हैरी करके 2 बंदे थे जिन्होंने जौहरी विंडो का कॉन्सेप्ट इनोवेट किया। उसमें उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, ओपन या फिर अरीना, हिडन, फेसेड और ब्लाइंड स्पॉट। ओपन इज नोन टू सेल्फ, मुझे भी पता है आपको भी पता है, नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, मुझे भी पता है आपको भी पता है कि मैं बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे। नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स, मुझे पता है मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है बट आपको नहीं पता मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर क्या है। उसके बाद नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, प्यार अंधा होता है। ब्लाइंड स्पॉट, मुझे नहीं पता मैं प्यार में अंधी हूँ बट आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं प्यार में अंधी हूँ। नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स, किसी को भी नहीं पता कि कोरोना वायरस का एंड कब होगा। ओके, ये 4 क्वाड्रेंट्स थे जो हमने पढ़े। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ होता है, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फ्लोज थे मैडम, फ्लो मतलब कि मैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है। 4 टाइप के फ्लोज थे, डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, डायगोनल फ्लो एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो था कि अगर मैसेज हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी पे आ रहा है तो डाउनवर्ड फ्लो आ रहा है, बॉस टू एम्प्लॉय। अगर मैसेज लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी पे जा रहा है
तो वो अपवर्ड फ्लो था एम्प्लॉय टू बॉस। इफ़ इट इज़ अ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स तो उसको हम बोलते थे डायगोनल फ्लो। अगर वो विद इन द सेम डिपार्टमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते थे हॉरिजॉन्टल फ्लो। अब फिर लास्ट में हमने देखा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स मतलब कि हम कम्युनिकेट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो टाइप के थे मैडम, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के थे रिटन था, ओरल था, विजुअल था और ऑडियो विजुअल था। रिटन कम्युनिकेशन जहाँ हम लिख के बात कर रहे हो, ओरल कम्युनिकेशन जहाँ हम बोल के बात कर रहे हैं, विजुअल कम्युनिकेशन जहाँ हम देख के समझ रहे हैं और मैसेज पढ़ ले रहे हैं, ऑडियो विजुअल जहाँ हम ईयर्स को भी यूज़ कर रहे हैं और आई साइट को भी यूज़ कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द मैसेज। विद दिस हमने बिजनेस कम्युनिकेशन को हम यहाँ पॉज लेते हैं। लास्ट के कुछ मुझे 10 मिनट्स दो ताकि हम बिजनेस टर्मिनोलॉजीज कर लें। प्लीज़ आपको अपनी थोड़ी सी लिमिट्स ना पुश करनी पड़ेगी। ऐसा मतलब इतना जल्दी आप रेस्टलेस नहीं हो सकते। आप आगे लेवल्स में जाएंगे चीज़ें और डिफ़िकल्ट ही होगी एंड आपको आगे और दिक्कत जाएगी फिर। तो इसीलिए यू हैव टू कोऑपरेट एंड यू हैव टू लर्न। और हमें टाइम इसीलिए भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। मैं चाहती तो आपको सिर्फ समझा के निकल सकती थी बट उससे कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी बार बोलूँ वो चीज़ को कि आपके दिमाग में, आपके जहन में वो चीज़ घुस जाए। तो कल हमने ये टर्म्स लर्न किए, हमने ये टर्म्स समझे थे। आज हम यहाँ से चालू करेंगे एलिगेशन एंड वी वोंट डू मच, वील ओनली फिनिश ऑफ ए सीरीज़। ए सीरीज़ मतलब ए के जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम फटफट उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर पे पॉज करेंगे। ठीक है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट बिकम रेस्टलेस, प्लीज़ डोंट लूज़ योर पेशेंस। थोड़ा सा एक दो सिप पानी का लो, बेरली विल टेक 5-10 मिनट्स, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक साथ पूरा बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ आप नहीं कर पाओगे, एंड में आप उसको छोड़ने की हालत में आ जाओगे, इसीलिए इसको थोड़ा सा मिक्स मैच करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट the next terminology is allegation, saying that something is true, the assertion, declaration or statement of a party in case made in a pleading। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि आप मेरे पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैंने ये चीज़ की है, मैंने चोरी किया है, ये मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम है, मैंने पढ़ाई नहीं की इसीलिए मैं फेल हुआ, ये मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना मतलब कोई चीज़ का प्रूफ नहीं होना, दैट इज़ कॉल्ड एज एलिगेशन। Allegation means you are saying something, you are putting saying something that is true without proving it। मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, फिर भी आप बोल रहे हो कि ये चीज़ सच है, तो that is allegation। बेबुनियाद इल्ज़ाम is allegation। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इज अ टर्म यूज इन केस ऑफ शेयर्स। जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो अगर उनका इशू शेयर कैपिटल है उसके बाद फिर वो शेयर्स अलॉट होते हैं। वो इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद वो शेयर्स अलॉट करते हैं, तो शेयर्स अलॉट करने को बोलते हैं अलॉटमेंट। शेयर्स या डिबेंचर्स दोनों केस में एप्लीकेबल है। अमेलगमेशन इज कि दो एंटिटीज़ है ए और बी, ए अपना काम करती थी, बी अपना काम करती थी। सपोज ए कपड़े बनाती थी, मतलब फैब्रिक्स बनाती थी, और बी वो फैब्रिक से क्लोथ्स बनाती थी प्रॉपर। मतलब एक कॉटन मैन्युफैक्चर करता था और बी कॉटन शर्ट्स बनाती थी। तो ए और बी क्या डिसाइड करते हैं कि भैया तू मेरे को प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इससे अच्छा हम अमेलगमेट हो जाते हैं, हम कोलैबोरेट करके ए और बी दोनों मिलके एक ए बी एंटरप्राइजेस खोल लेते हैं जिसमें हम कॉटन प्रोड्यूस भी करेंगे और कॉटन शर्ट्स भी बनाएंगे। तो दो एंटिटीज़ जो अलग अलग काम करती थी वो जब साथ में आके काम करने लगती है तो उसको बोलते हैं अमेलगमेशन। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ADR, ये थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी टेक्निकल टर्म है ये, बट मैं आपको थोड़ा सा अभी इसका ओवरव्यू दूंगी, ब्रीफ दूंगी, इसका ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है? ये जो मैंने लिखा है ना, पहले तो US बैंक इशूड सर्टिफिकेट फॉर होल्डिंग फॉरेन स्टॉक्स, तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। पहले जो भी मैंने चीज़ें लिखी है वो आपको लिखनी है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, US में एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अगर आपने US में रह के US के अलावा किसी और कंट्री के शेयर्स होल्ड किए हैं तो वो आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट देंगे, जिसके थ्रू आप उस पर ट्रेड कर सकते हो स्टॉक मार्केट पे। सिर्फ आपको इतना भी जानना है कि अगर आप US में रह के किसी और कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो तो आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट दी जाती है, जो कि डॉलर्स में डिनोमिनेटेड रहती है, उसके जिसके हेल्प से आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो। दैट इज़ कॉल्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ब्रीफली मैंने आपको समझाया
कि अगर आप यूएस में रहते हो और आप किसी और कंट्री को अदर देन यूएस को स्टॉक्स को होल्ड करते हो तो आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट दी जाती है टू ट्रेड इन द स्टॉक्स। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन आपने डेप्रीसिएशन सुना होगा कि बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगता है, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगता है। डेप्रीसिएशन क्या होता है कि मतलब हम प्लांट एंड मशीनरी को एवरीडे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है, इसलिए हम उस पर एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। अमोर्टाइजेशन इज द केस, अमोर्टाइजेशन इज द सेम थिंग बट प्लांट एंड मशीनरी आर टैंजिबल एसेट्स। अमोर्टाइजेशन इज इन केस ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल हो गया, पैटेंट्स हो गया। अब गुडविल को अगर आपको धीरे धीरे कम करना है, अगर गुडविल की वैल्यू 10 साल है, 10 साल तक आपका मार्केट में गुडविल अच्छा है पर आपको उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है तो आप उसको अमोर्टाइज करते हो उस वैल्यू को। मतलब इनटैंजिबल एसेट्स की अगर आपको वैल्यू गिरानी है तो आप उसको अमोर्टाइज करते हो, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। एनुअल रिटर्न, हर कंपनी को एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है अपनी बेसिक डिटेल्स को लेके एवरी ईयर वो एक रिटर्न फाइल करते हैं अपनी डिटेल्स देके, उसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। एन्युटी अ फिक्स सम ऑफ मनी पेएबल फॉर द होल और पार्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ अंडर द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और विल। तो आप कभी भी अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो या कोई इंसान विल बनाता है तो वो एक एन्युटी अमाउंट डिसाइड करता है कि भैया मेरे मरने के बाद इतना अमाउंट हर महीने आएगा या मेरे जीते जी इस पॉलिसी के अनुसार इतना एन्युटी अमाउंट हर महीने आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज एन्युटी। Appeal is a process by which the correctness or decision of a lower court or tribunal is questioned in higher court। अब एक हायरार्की होती है इंडियन कोर्ट्स की कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आपका केस चालू है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उन्होंने मतलब सपोज आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया बेबुनियाद कि आपने बैंक में चोरी कर लिया, तो आपका केस चालू है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पे आप हार गए और आपको पता है आपने चोरी नहीं की है, तो आप क्या करोगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन की बेसिस पे तो फिर आपको सज़ा हो जाएगी, बट आपने तो चोरी की नहीं है, तो आपको इसको चैलेंज करना है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल रही है ये गलत बोल रही है, तो आप उसके लिए अपील करते हो, मतलब उनका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन था चैलेंज करते हो, अपील करते हो एट अ हायर कोर्ट विच इज़ अ हाई कोर्ट। तो मतलब अगर आप कोई भी डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपील करना पड़ता है एट अ हायर कोर्ट। अपीयरेंस or the official court form filled with the court clerk which tells the court that you are representing yourself in a lawsuit or criminal case or that attorney is representing you। अब आपके ऊपर कोई केस हो गया तो आपको अपना अपीयरेंस बताना पड़ेगा कि हाँ भैया या तो ये केस मैं खुद लड़ रहा हूँ या मेरे बिहाफ में मिस्टर XYZ है वो ये केस लड़ रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अपीयरेंस। फिर वो अपीयरेंस आपका रजिस्टर्ड हो सकता है, यहाँ पे आप देखोगे व्हेन अ डिफेंडेंट इन अ सिविल केस फाइल्स एन अपीयरेंस अ पर्सन इज सबमिटिंग टू द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब आपको अपीयरेंस बताना पड़ता है कि या तो मैं केस खुद लड़ रहा हूँ या मेरे पास कोई अटॉर्नी है जो एक केस लड़ेगा मेरे लिए। एपेलेंट द पार्टी अपीलिंग अ डिसीजन और जजमेंट टू हाई कोर्ट। अब आपने अपील किया हाई कोर्ट में कि भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है कि मैंने बैंक में चोरी की है वो गलत जजमेंट है तो मैं अपील कर रहा हूँ, तो आप कौन हुए, एपेलेंट। जो इंसान अपील करता है उसको बोलते हैं एपेलेंट। आर्बिट्राज द बिजनेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। आर्बिट्राज गेन्स मतलब नॉर्मली इसको बोलते हैं रिस्क फ्री गेन्स। अब आर्बिट्राज गेन्स कैसे होते हैं कि अगर कोई प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसको ऊपर नीचे, जब ऊपर हो रहा है तब आप बेच दे रहे हो, जब नीचे हो रहा है तब आप खरीद रहे हो। ये एक्सरसाइज कर करके जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो जिसमें कोई रिस्क नहीं है उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। रिस्क फ्री प्रॉफिट को हम बोलते हैं आर्बिट्राज। नॉर्मली जैसे कोर्ट में आप प्रोसीड करते हो कोई मैटर को लेके, बट काफ़ी बार ऐसे बोलते हैं ना लोग कि यार आपस में सलटा लो ना, क्या कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में तो एक केस 10-10 साल चलता है, आपस में निपटा लो, म्यूचुअल कंसेंट से निपटा लो, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। एक इंसान को बीच में बिठा लेते हैं, आपने फैमिली डिस्प्यूट्स में देखा होगा कि एक इंसान को बीच में बिठा दिया जाता है कि प्लीज़ हम दोनों का मैटर सॉल्व कर दो, तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है जिसमें एक आर्बिट्रेटर रहता है, वो आप लोग का म्यूचुअल कंसेंट से प्रोसेस सॉल्व कर देगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ डिस्प्यूट थ्रू म्यूचुअल कंसेंट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन। अरेस्ट करना मतलब अपनी कस्टडी में ले लेना, बॉडी टू यू आर अंडर अरेस्ट, तो दैट इज अरेस्ट करना। एसेट मीन्स जिस पे भी हम मॉनेटरी वैल्यू अटैच कर सकते हैं, कि जैसे हम कभी कभी लोगों को भी बोलते हैं कि दिस पर्सन इज एन एसेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये इंसान हमारे इकोनॉमिक मतलब हमें प्रॉफिट दिलाने में और हेल्प करता है, तो जिसको भी हम मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एन एसेट।
वो कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मशीन है तो वो भी एसेट है, कैश है तो वो भी एसेट है, कभी कभी हम लोगों को भी एसेट बोलते हैं। एसेट टर्नओवर ये एक रेशो है, ये एक फाइनेंशियल रेशो है। एसेट टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट होता है? टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट्स। अब इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं? इसको इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ये देखने के लिए कि भैया जो हमने इतने पैसे खर्चा करके एसेट्स लिए, क्या वो हमारा टर्नओवर इंक्रीज करने में, क्या वो हमारा सेल्स इंक्रीज करने में फ़ायदा भी हो रहा है कि हमने सिर्फ पैसे बर्बाद किए हैं। तो इसीलिए हम एसेट टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एफिशिएंसी विद विच द कंपनी इज एबल टू यूज एसेट्स टू प्रोड्यूस रेवेन्यू, ये आपको भी लिखना है। एसेट्स अगेन हमने पढ़ लिया ऊपर। असाइनमेंट अ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट किसी और इंसान को दे देते हो, तो मतलब उसको बोलते हैं हाँ भी आई एम असाइनिंग द इंटरेस्ट इन माई प्रॉपर्टी टू XYZ। दैट इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट, कि आप अपनी प्रॉपर्टी या आप अपना इंटरेस्ट किसी और इंसान को दे देते हो। ये ASSOCHAM इज नथिंग बट अ फुल फॉर्म फॉर एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अश्योरेंस और इंश्योरेंस दो टर्म्स होते हैं। ओरिजिनली कैसा हुआ था ना कि इंश्योरेंस उन टर्म्स के लिए डिसाइड हुआ था जो अनसर्टन होते हैं, जैसे आग लग गई या बाढ़ आ गई या तूफान आ गया, तो ये अनसर्टन इवेंट्स हैं, तो इनके लिए इंश्योरेंस होता था। और अश्योरेंस किस चीज़ों के लिए होता था? विच मस्ट हैपन, जैसे मरना तो सबको ही एक दिन, तो ये तो होने ही वाला है, तो उसके लिए अश्योरेंस वर्ड था कि जो चीज़ें होनी ही है, आपको मरना ही है एक ना एक दिन, उसके लिए अश्योरेंस है। जो चीज़ें अनसर्टेन है उनके लिए इंश्योरेंस है। अटैचमेंट, अ लीन ऑन प्रॉपर्टी और टू सैटिस्फाई एनी फाइनल, टू होल्ड इट, टू पे और सैटिस्फाई एनी फाइनल जजमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब अगर आप सपोज आप इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट मतलब हो गए मतलब आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, आप लोगों से बहुत सारा पैसा उठा लिए, फिर उसके बाद अब पैसे पूरे खत्म हो गए, आपके पास पैसे नहीं, आप लॉसेज में आ गए, तो आपकी ना प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। अगर वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी करके कोड होता है जिसमें पूरा आपका कि अभी आप कैसे चुकाओगे उनको वैल्यू, तो आपका जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है सब अटैच हो जाता है। अटैच मतलब एक लीन मार्क हो जाता है उस चीज़ के ऊपर कि अब आपका उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं है, गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी अटैच कर ली है ताकि आपने जो नुकसान लिया था, जो पैसे लिए थे, आप उनको चुका पाओ वो प्रॉपर्टी वगैरह बेच के। तो अटैचमेंट इज अ लीन ऑन प्रॉपर्टी कि अब आपके उस प्रॉपर्टी पर राइट्स नहीं हैं। अटेस्टेशन आपने देखा होगा कि आपको कभी इंस्टीट्यूट कोई डॉक्यूमेंट्स का सबमिट करने बोलती तो बोलती कि CS या CA की सिग्नेचर लेके आओ या स्टैम्प लेके आओ, या जो भी कोई सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पर अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होता है। तो कुछ लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कि वो आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट करते और वो नोटरी में एक्सेप्ट होता है। अटर्नी मतलब लॉयर, कि जो आपका, अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज बताऊँ तो अटर्नी मतलब लॉयर जो आपका केस संभालेगा उसको बोलते हैं अटर्नी। अटर्नी ऑन रिकॉर्ड, जिसका रिकॉर्ड्स पे हम नाम चढ़ा देते हैं उसको अटर्नी ऑन रिकॉर्ड। ऑक्शन मतलब होता है, आप देखते होंगे ना वो बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं कि बोली लगाना होता है, बोली लगाना इज नथिंग बट ऑक्शन। बोली लगाना आप लिख दो वहाँ पे, बोली लगाना इज नथिंग बट ऑप्शन होते हैं 1 2 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़, फिर जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको दे दिया जाता है। तो पब्लिक सेल करते हैं जब हम बोली लगाते हैं पब्लिकली, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्शन। लास्ट ऑडिट इज नथिंग बट क्या आपको बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स है, इसको एग्जामिन करो, इसको स्टडी करो, ये डॉक्यूमेंट्स बराबर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं क्या, ये आप देखो। जो काम CS का होता है उसको ऑडिट बोलते हैं। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। थोड़ा सा हमने लिमिट्स पुश की आज क्योंकि ज़रूरत है, आपको धीरे धीरे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आई नो बहुत गैप के बाद आप पढ़ाई कर रहे हो, बट आपको यू हैव टू कीप पुशिंग द लिमिट्स अगेन एंड अगेन। धीरे धीरे करके वी विल एक्सटेंड टू 1 hour 15 minutes, कभी कभी 1 hour 20 minutes और सो। बट आपको पढ़ना है, अभी आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है ये चैप्टर अगेन, रोज़ का वही है, बट मैं रोज़ आपको ये याद दिलाऊंगी कि आज जो हमने पढ़ा सिर्फ उसको 10 मिनट दे के रिवाइज करके ख़त्म कर लो मैटर, तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आज आप उसको नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले रिवाइज नहीं करते हो तो गड्ढा बड़ा होते जाएगा और आपको और दिक्कत जाएगी बाद में लर्न करने के लिए। ओके, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू एंड टुडेज लेक्चर यू एंजॉयड हियरिंग दिस लेक्चर and it was beneficial for you. Please revise and come for the next chapter, मतलब next lecture,
एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।